ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। हमने लगभग 30 से 35 वीडियो बना लिए हैं इससे संबंधित, और अभी अंत में जो कल क्लास ली थी हमने, जिसमें हमने राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों की चर्चा की, उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न देखा। साथ साथ में हम अब, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हों या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हों या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए, तो आपको मैसेज मिल रहे हैं कि हम लगातार प्रत्येक 2 चैप्टर के टेस्ट ले रहे हैं। कल हमारे अगले 2 चैप्टर का टेस्ट है। पूर्व में हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश से टेस्ट लिया था। अब हम नेक्स्ट जो कल हमारा टेस्ट है वो राजस्थान के अपवाह तंत्र व राजस्थान की जलवायु से। तो जिस प्रकार क्रम से हम वीडियो बना रहे हैं उसी क्रम में हम लगातार टेस्ट लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक वीडियो देखकर टेस्ट देने का प्रयास करें और 100% प्राप्त करने की कोशिश करें। ये यहाँ पर अंक जो प्राप्त होंगे वही अंक आप सोच के रखें कि वही अंक हम आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्राप्त करके अपना भविष्य बनाएं। तो आपके भविष्य को बनाने में हमारा भी कुछ योगदान हो, इसी प्रयास में हम आपको ऑनलाइन क्लासेस सुविधाएं करवा रहे हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में हम वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य हमने पढ़ लिए थे, अब वन्य जीवों की सुरक्षा के संबंध में यदि जो हमारे पास जो भी चीज़ें रह गई हैं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित, उन सब चीज़ों का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कंजर्वेशन क्षेत्र, संरक्षण स्थल, आपने अभी तक पढ़ा होगा या जहाँ पर भी कोई ऑनलाइन देखा होगा तो आपने देखा वो 11 कंजर्वेशन क्षेत्र या संरक्षण क्षेत्र हैं। जो राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसकी वन रिपोर्ट में का प्रतिवेदन है, जिसमें इन्होंने 14 बता रखे हैं। तो क्या हैं 14, हम उसकी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वीडियो के अंत में। तो आप देख लें, जैसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, या तो 11 ऑप्शन में मिले या 14 ऑप्शन में मिले, तो 14 हमारे क्या हैं, कंजर्वेशन क्षेत्र हैं। संरक्षण स्थल ये क्या होते हैं, कंजर्वेशन क्षेत्र क्या होते हैं, हमने पढ़ा था। वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े हमने, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, उनसे थोड़ी कम सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में इतना अधिक इसको सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इन जीवों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये हमारे राजस्थान में 14 कंजर्वेशन क्षेत्र हैं। तो जैसे जोहड़बीड़ कंजर्वेशन क्षेत्र है, बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन क्षेत्र है, बिसलपुर कंजर्वेशन क्षेत्र है, गुड़ा विश्नोही कंजर्वेशन क्षेत्र है। इस प्रकार के 14 कंजर्वेशन क्षेत्र हैं राजस्थान में। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर 5 जैविक उद्यान हैं, 5 जंतुआलय हैं, 7 मृगवन क्षेत्र हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, 1 सर्प उद्यान है, 1 सर्प उद्यान प्रस्तावित है। तो इन सब की एक पक्षी अभ्यारण्य हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है, लेकिन एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित होने वाला है। तो इस प्रकार के जो तथ्य बाकी रह गए उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम राजस्थान के मृगवन से। तो हम देखते हैं राजस्थान में कुल कितने मृगवन हैं, 7 मृगवन हैं। राजस्थान में कुल कितने मृगवन हैं, मैप में ही देख लेते हैं इनका। हमसे कुछ सिर्फ सिंपल सी चीजें पूछी जाएं तो हम इसको मैप में ही देख लेते हैं और बहुत ही आसान है। राजस्थान में कुल कितने मृगवन हैं, 7 मृगवन है। 7 मृगवन में सबसे पुराना जो मृगवन है वो हमारा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। प्राचीनतम मृगवन चित्तौड़गढ़ में 1869 में स्थापित सबसे प्राचीनतम मृगवन ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला मृगवन देखें, चित्तौड़गढ़ मृगवन, नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको, चित्तौड़गढ़ मृगवन। ये इसकी विशेषता याद रखनी, क्या याद रखनी है, प्राचीनतम मृगवन। एक मृगवन हो गया हमारे चित्तौड़गढ़ मृगवन। सेकंड की बात करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नाम से आपको मिलेगा नहीं है, पंचकुंड मृगवन। पंचकुंड मृगवन यह कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर। कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर। तो हमारे पास दूसरा मृगवन हो गया पंचकुंड मृगवन, पुष्कर अजमेर। तीसरा हमारे पास है सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ मृगवन हमने कल भी इसमें जंतुआलय
में भी चर्चा की थी हमने। यहाँ पर जंतुआलय भी है, जंतुआलय के साथ साथ में यहाँ पर जैविक उद्यान भी है, जैविक उद्यान के साथ में ये मृगवन भी है। कौन? वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ मृग वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो मृगवन हो गया हमारे पास, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। तो तीसरा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, दो हमारे पास हैं जोधपुर में। जोधपुर में देखें, एक है अमृता देवी, अमृता देवी मृगवन, अमृता देवी मृगवन कहाँ पर है? जोधपुर में। और दूसरा देख रहे हैं हम जोधपुर में ही दूसरा मृगवन है हमारा माचिया सफारी, माचिया सफारी। तो माचिया सफारी और ये दोनों कहाँ पर हैं? जोधपुर में। तो इस प्रकार हमारे पास हो गया 1 2 3 और फिर है 4 और 5। जब मृगवन कितने बताए हमने? 7। 2 मृगवन और हैं हमारे पास जयपुर में। एक है संजय उद्यान, संजय उद्यान, और दूसरा है अशोक विहार। दोनों ही नाम से हैं, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, दोनों ही नाम आए, संजय उद्यान व अशोक विहार। इन दोनों का संबंध किससे है? जयपुर से है। तो इस प्रकार राजस्थान में कुल कितने मृगवन है? 7 मृगवन है। राज्य का सबसे प्रथम मृगवन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मृगवन है। 1869 में स्थापित यह राज्य का सबसे प्रथम मृगवन है। तो इस प्रकार डेट वगैरह इसकी याद नहीं रहे तो भी चल जाएगा, बस एक तरफ मृगवन आ जाए, एक तरफ स्थल आ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आपको पंचकुंड कर दें तो ध्यान रखना पंचकुंड कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। तो इस प्रकार राजस्थान में कुल कितने मृगवन हैं? 7 मृगवन है। अगर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। यह हमारे राजस्थान के कुल कितने मृगवन हो गए? 7 मृगवन हो गए। हमने देखा यह हमारा कहाँ पर है? जोधपुर में। यह हमारा कहाँ पर है? अजमेर में। और ये दोनों कहाँ पर हैं? जयपुर में हैं। और देखें हम सज्जनगढ़ कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। नेक्स्ट देखें हम चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार कुल राजस्थान में 7 मृगवन है जिनकी हमने चर्चा की। आप यदि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के 5 जंतुआलय के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के 5 जंतुआलय। इनको भी मानचित्र में देख लेते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा, लेकिन कहीं पर अगर इनकी के बारे में कुछ विस्तार से पूछ ले तो है। बाकी देखें इनके बारे में डेट वेट को लेकर हमसे पूछा नहीं जाता है। प्रथम का याद रख लें, सिर्फ कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय। इस 5 जंतुआलय में देखते हैं हम सबसे पहला जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय या फिर इसका नाम यदि दिया जाए तो सवाई मानसिंह जंतुआलय भी दे दे हमें। क्या नाम है इसका? सवाई मानसिंह जंतुआलय। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ था? सवाई माधोपुर में। जबकि सवाई मानसिंह जंतुआलय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है। यह राज्य का क्या है? प्रथम जंतुआलय। राज्य का क्या है? प्रथम जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई। यह राज्य का सबसे प्रथम जंतुआलय। राज्य का दूसरा जंतुआलय गुलाब बाग जंतुआलय। दूसरा जंतुआलय गुलाब बाग जंतुआलय। याद नहीं रखे तो भी चल जाएगा। 2 वर्ष बाद 1878 में 1878 में इसकी स्थापना होती है। डेट नहीं याद रहे तो भी चल जाएगा। 78 में इसकी स्थापना होती। वर्तमान में यह जंतुआलय कहाँ पर? जंतु हैं इसके सारे कहाँ शिफ्ट कर दिए गए? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में शिफ्ट कर दिए गए। और ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। यहाँ पर विश्व स्तर का बर्ड पार्क स्थापित किया जा रहा है। विश्व स्तर का बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुलाब बाग जंतुआलय में स्थापित किया जा रहा है। विश्व स्तरीय बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो गुलाब बाग जंतुआलय में स्थापित किया जा रहा है। इसी गुलाब बाग जंतुआलय में ही सरस्वती पुस्तकालय स्थित है, नवलखा महल स्थित है। नवलखा महल, ठीक है, तो ये यहाँ से संबंधित है। नवलखा महल वगैरह आप लोक कला संस्कृति में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो याद करने की चीज़ है वो विश्व स्तर का बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो कहाँ पर किया जा रहा है? गुलाब बाग जंतुआलय में स्थापित किया जा रहा है। सवाई मानसिंह के बारे में मैंने बताना भूल गया आपको। यहाँ पर कृत्रिम घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है?
यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो आपको घड़ियाल, तो हमको पता है कि चंबल नदी में जो कि कृत्रिम घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ऐसा पूछ लिया तो वो कहाँ पर है, जयपुर जंतुआलय या सवाई मानसिंह जंतुआलय में। तो हमारा यहाँ जयपुर जंतुआलय या सवाई मानसिंह जंतुआलय इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो ये याद रखना है कि सवाई मानसिंह जंतुआलय पूछे तो जयपुर में, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो सवाई माधोपुर में। दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, इसी जंतुआलय में है, ये याद रखना है आपको। और यह राज्य का क्या है, प्रथम जंतुआलय। दूसरा जंतुआलय है वो हमारा गुलाब बाग जंतुआलय और उदयपुर में है, जबकि इसके जंतु हैं वो तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर विश्व स्तर क्या स्थापित किया जा रहा है, बर्ड पार्क स्थापित किया जा रहा है। पक्षियों को लेकर विश्व स्तर का बर्ड पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो गुलाब बाग जंतुआलय में। एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थापित किया जा रहा है। पक्षी अभ्यारण्य जो स्थापित किया जा रहा है वो बड़ोपाल हनुमानगढ़ में, कहां पर, याद कर ले, थोड़ा सा करंट से पूछ ले आपको, यहां से संबंधित नहीं है। पक्षी अभ्यारण्य एक प्रस्तावित है हमारा, पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है, और ये पक्षी अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है, बड़ोपाल, और बड़ोपाल कहां पर, हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है, बड़ोपाल हनुमानगढ़ में। इसी प्रकार सर्प उद्यान प्रस्तावित है भरतपुर में। सर्प उद्यान कहां पर प्रस्तावित है, भरतपुर में। जबकि एक सर्प उद्यान, उत्तर भारत का एकमात्र सर्प उद्यान कहां पर है, कोटा में है, जिसकी बात हम करेंगे, है ना। एकमात्र सर्प उद्यान कहां पर है, राजस्थान में, कोटा में। ये उत्तर भारत का एकमात्र सर्प उद्यान कोटा में है, जबकि यह भरतपुर में क्या है, प्रस्तावित है। इसी प्रकार एक पक्षी अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है, बड़ोपाल हनुमानगढ़ में प्रस्तावित है। तो हम अभी जंतुआलय की चर्चा कर रहे हैं। जंतुआलय में हमने 2 जंतुआलय के बारे में देख लिया। तीसरा हमारे पास जंतुआलय है बीकानेर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय है हमारे पास, बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय नाम से स्पष्ट है, कहां पर होगा, बीकानेर में, और वर्तमान में क्या है, बंद है। बीकानेर जंतुआलय, और यह जंतुआलय क्या है, वर्तमान में बंद है। और यहाँ पर क्या प्रस्तावित है, डेजर्ट जू प्रस्तावित है। तो आपको पूछ ले, डेजर्ट जू कहाँ पर, किस जंतुआलय में प्रस्तावित है, तो बीकानेर जंतुआलय में प्रस्तावित है। तो बीकानेर जंतुआलय में हमारे यहाँ पर क्या प्रस्तावित है, डेजर्ट जू प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कोटा जंतुआलय। नेक्स्ट चौथा कौन सा है हमारे पास, कोटा जंतुआलय। और कोटा जंतुआलय कहाँ पर होगा, कोटा में ही है। तो ये हमारे पास चौथा जंतुआलय हो गया। हमारा हमने देखा था फर्स्ट जंतुआलय, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जंतुआलय, कोटा जंतुआलय। लास्ट हम देखते हैं हमारे पास जो जंतुआलय है वो है जोधपुर जंतुआलय। कौन सा है, फिफ्थ हमारे पास जोधपुर जंतुआलय। और कहां पर होना चाहिए, यह जोधपुर में ही है। यह किसके लिए है, कृत्रिम गोडावन प्रजनन केंद्र। कृत्रिम गोडावन, गोडावन क्या है हमारा, राजकीय पक्षी, हमने पढ़ा था इसको 1981 में। इसको काय का दर्जा दिया गया है, कृत्रिम, हमारा सॉरी काय का दर्जा दिया गया है, इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, जिसको सोन चिड़िया हमने कहा था, है ना, वही हमारा पक्षी है। गोडावन जो क्या है, राजकीय पक्षी है। कृत्रिम प्रजनन केंद्र, कृत्रिम प्रजनन केंद्र किसका, गोडावन का, हमारे राजकीय पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र किस जंतुआलय में, जोधपुर में। तो ये जो हमारे 5 जंतुआलय हैं वो किस में आते हैं, इन सिटू में आते हैं या एक्स सिटू में आते हैं। ये इन सिटू क्या है, एक्स सिटू क्या है, हमने प्रथम जो वीडियो बनाया था वन्य जीवों को लेकर, उसमें हमने बताया था एक्स सिटू क्या है और इन सिटू क्या है। ये क्या है, एक्स सिटू कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या, मानवीय देखरेख में ये जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर एक कृत्रिम प्रजनन केंद्र किसका है, गोडावन का है, जो जोधपुर में है। जबकि घड़ियाल का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सवाई मानसिंह जंतुआलय या फिर जयपुर जंतुआलय। और जयपुर जंतुआलय हमने कहा है कौन सा है, राज्य का प्रथम जंतुआलय। यदि आपसे जंतुआलय से पूछा जाए तो निश्चित इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामसर क्षेत्र की।
रामसर क्षेत्र क्या है? रामसर क्षेत्र नम भूमि, आर्द्र भूमि या वेटलैंड एरिया, सभी शब्द एक हैं। क्या है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ईरान में एक शहर है रामसर शहर। कहाँ पर? ईरान में एक शहर है रामसर क्षेत्र। यहाँ पर जीवों की सुरक्षा के लिए, कौन से जीव? जो दलदली भूमि में, नम भूमि में पाए जाते हैं, क्योंकि नम भूमि में क्या रहती है? जैव विविधता सर्वाधिक रहती है। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया था? एक कदम उठाया गया था और इन्होंने इस समझौते के तहत भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। तो हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? जो भी प्रश्न पूछा जाए आपको, रामसर क्षेत्र, इसी को कहते हैं नम भूमि, इसी को कहते हैं आर्द्र भूमि, या फिर इसी को कहते हैं वेटलैंड एरिया। सभी शब्द एक ही हैं, ये नाम से है, बाकी तीनों एक ही शब्द है। क्या हुआ 1971 में, याद रखना नहीं है आपको, ठीक है, आप आरएस वगैरह दे तो याद रखना है। 1971 में कुछ देशों ने मिलकर एक समझौता किया था, किसको लेकर? दलदली क्षेत्रों की वनस्पति और जीवों की सुरक्षा हेतु। तो इसी में 1971 में ये समझौता हुआ और 1975 से क्रियान्वित हुआ और 1982 में भारत इसमें शामिल होता है। भारत की 6 आर्द्र भूमियों को उसमें शामिल किया जाता है, जिसमें राजस्थान की 2 आर्द्र भूमि को शामिल किया जाता है। और राजस्थान की जो 2 आर्द्र भूमि में शामिल 2 क्षेत्र हैं, एक है हमारा सांभर, वही सांभर झील का क्षेत्र है जो नागौर, अजमेर और जयपुर के मध्य फैला हुआ है, और एक है हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार। तो हमारे यहाँ पर इससे संबंधित 2 तथ्य हैं हमारे पास, एक सांभर है और एक दूसरा कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का रामसर क्षेत्र में शामिल क्षेत्र है, तो 2 याद रखने, केवलादेव घना पक्षी विहार हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर है? भरतपुर में। और इसके बाद इसमें मुख्य रूप से जिला है तो कौन सा आएगा आपको? जयपुर। जयपुर नहीं मिला तो क्या मिलेगा आपको? नागौर। ये भी नहीं है तो कौन है? अजमेर। लेकिन मुख्य रूप से कौन मिलेगा आपको? जयपुर। इन तीनों जिलों के मध्य में सांभर झील वाला क्षेत्र है, ये इसमें शामिल है। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए रामसर क्षेत्र में शामिल है, तो याद रखना सांभर और केवलादेव घना पक्षी विहार। या फिर आपको नम भूमि में शामिल है ऐसा पूछे, या पूछिए आपको आर्द्र भूमि में शामिल है, या पूछ ले आपसे वेटलैंड एरिया में शामिल है। तो इन सब का एक ही जवाब होगा आपके पास। क्या होना चाहिए आपका जवाब? सांभर, या फिर आपका ऑप्शन में क्या होगा? केवलादेव घना पक्षी विहार होना चाहिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। नेक्स्ट देखते हैं हम आखेट निषेध क्षेत्र, जहां पर आखेट करना यानी कि शिकार करना का क्या रहता है? प्रतिबंध रहता है। लेकिन यहाँ लकड़ी काटना, चरागाह सभी क्या होते हैं? अलाउ होते हैं। ऐसे क्षेत्र को कहते हैं आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? 33 है। इन 33 को याद करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सी चीजें हमने पढ़नी है। आखेट निषेध क्षेत्र, कुछ महत्वपूर्ण चीजें इनको देखेंगे। राजस्थान में कितने हैं ये याद रखने हैं। कितने हैं आखेट निषेध क्षेत्र? 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। इन आखेट निषेध क्षेत्रों में सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक कहां पर है? जोधपुर में। सर्वाधिक कहां पर है? जोधपुर में 7 हैं, जबकि बीकानेर में कितने हैं? 5 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। तो जोधपुर में सर्वाधिक 7 है और जबकि बीकानेर में कितने हैं? 5 है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है संवत्सर कोटसर। इन संवत्सर कोटसर, और ये कहां पर है? बीकानेर व चूरू के मध्य में। कहीं पर आपको बीकानेर मिलेगा किन्हीं किताबों में, कहीं किताबों में चूरू मिलेगा। ऑप्शन में जो भी मिले या दोनों मिले, बीकानेर व चूरू, जैसा भी आपको प्रश्न मिले। ये संवत्सर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है? बीकानेर व चूरू। नेक्स्ट, यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, जबकि सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो है, एक है कनक सागर। दोनों ये भी किताबों में 2 मिलेंगे आपको। कनक सागर, कनक सागर कहां पर है? बूंदी में। बूंदी में ये 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आखेट निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी में। सबसे छोटा
मिलेगा सैंथल, दौसा, ये भी दौसा और राजसमंद, सॉरी दौसा, कहीं कहीं ये भी सैंथल, क्या लिखा होगा आपको, जयपुर में मिलेगा सैंथल, ऐसे दौसा में ही है। और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग यह 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दो छोटे कहीं पर जो भी मिले आपको, सैंथल दौसा है, वो 3 किलोमीटर में, दोनों नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, या तो ये होगा और दोनों आए तो फिर कौन सा है, कनक सागर होगा। कनक सागर कितने वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो हमने 33 आखेट निषेध क्षेत्र को पढ़ना संभव नहीं है। हमने देखा सर्वाधिक कहाँ पर है, जोधपुर में 7 है, जबकि बीकानेर में कितने हैं, 5 हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा कौन सा है, संवत्सर, कोटसर, बीकानेर व चूरू में। और सबसे छोटा कौन सा है, कनक सागर, बूंदी में 1 किलोमीटर में। इससे छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, सैंथल दौसा का, जो 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार आखेट निषेध क्षेत्र की चर्चा की। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका भी आप ले लें।